नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है उस पर मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान आलमगीरियत यानी कि ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर अपना किरदार अदा करे भरपूर तरीके से, और ग्लोबलाइजेशन के अंदर अपनी जगह बनाने का तरीका ये है कि हम बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कारोबार करने का तरीका सीखें। उसमें दो एलिमेंट्स, एक है तिजारत, दूसरा है सरमायाकारी। इन दोनों शोबों के अंदर जब तक हम महारत ना हासिल करें, महारत का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, महारत ज़रूर है, महारत एक लाजिम चीज़ है, एक ज़रूरी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि अगर तारीख़ में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी तहजीबें रही हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक रहे हैं जिन्होंने इस बैनुल अक़वामी बिज़नेस यानी इंटरनेशनल बिज़नेस को एक्सप्लॉइट करके अपनी इकॉनमी को कदमों पर खड़ा कर दिया। आज अगर आप जदीद दुनिया में देखें तो दुबई क्या है, छोटा सा, मतलब छोटा सा है ना रकबे के हिसाब से, लेकिन फिर भी बैनुल अक़वामी तिजारत के ज़रिए बैनुल अक़वामी मईशत के अंदर अपना एक किरदार अदा कर रहा है। सरमायाकारी का एक मेजर हब बना हुआ है। ये अकेला नहीं, सिंगापुर को भी देख लीजिए, हमारे ख़ित्ते में ही कायम है। हांगकॉन्ग भी हमारे ख़ित्ते में ही कायम है। अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे आप रोकिएगा, टोकिएगा। और अगर आप मिसाल और लेना चाहते हैं तो आप ये भी देख लें कि बरतानवी राज कितने अरसे तक दुनिया के ऊपर कायम रहा, जबकि वो एक छोटा सा जजीरा है। भले आपको बहुत बड़ा लगता हो क्योंकि हुक्मरानी उन्होंने की आपके ऊपर, लेकिन जजीरा नुमा ये मुल्क दुनिया के ऊपर तिजारत के ज़रिए ही आया, और तिजारत के ज़रिए ही उसने दुनिया पर हुक्मरानी भी कर ली। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे और उनसे हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। जनाब परवेज़ मद्रासवाला साहब, जो कि एक सनतकार ताजिर रहनुमा भी हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो बिज़नेस का इदारा है उसकी सरबराही भी करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा दीगर और ताजिर सनतकार इदारों के अंदर, तंजीमों के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ मद्रासवाला साहब, बुनियादी मसला ये है कि हम बैनुल अक़वामी तिजारत, बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप मुझे सच सच बताएं, ना हुकूमती सतह पर ना कारोबारी सतह पर हमारे लोगों की अप्रोच इंटरनेशनलाइज्ड है। आखिर क्यों? हल भी बताएं और मसला भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, एक्चुअली हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है। देखें, ये एक कारोबार में एक कारोबारी कहता है कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है। एक कारोबारी अगर ये कह देना तो इसका मतलब है कि यार हमारे मुल्क में हम सरमायाकारी के दुश्मन हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं ना, वो सरमायाकारी की दुश्मन पॉलिसीज़ हैं। अगर ये पॉलिसी रही कि आप हर साल बजट आए और उसके अंदर आप पॉलिसी चेंज कर दें, तो कौन ऐसा सरमायाकार है जो इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा? लोकल, मैं अभी लोकल की बात कर रहा हूँ, फिर बाहर की बात करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो एक तो ये है कि हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नहीं है। हम हर साल बजट में हमारी चीज़ों को चेंज कर देते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज कर देते हैं, इंसेंटिव वापस ले लेते हैं, कभी दे देते हैं, कभी ले लेते हैं, और अब तो 6-6 महीने में जो है ना मिनी बजट आ जाता है। तो इस तरीके से देखें, कोई भी सरमायाकार अपनी सरमाया पैसा नहीं लगाएगा। और सरमाया लगाने के लिए देखें, वो कहता है कि भाई हमें एक स्टेबल पॉलिसी तो दो ताकि हम यहाँ सरमाया। अब फैक्ट्री क्या है, जो मिल है कोई 1 साल में लग जाता है, 6 महीने में लग जाता है, कि वो जादू की छड़ी है कि वो आज उसने घुमाई और हो गया, और गवर्नमेंट की 1 साल की पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट करेगा और अपना भी पैसा कमाएगा, बैंकों को भी देगा। अब 20% 19% तो जो है ना इंटरेस्ट रेट हो गया है, ठीक है ना। उस रेट, इंटरेस्ट रेट में कोई आप सरमायाकारी कर सकता है? उस रेट में कोई आप फैक्ट्री लगा सकते हैं? और फिर ना यहाँ गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, तो किस तरह से सरमायाकारी कर? ये मैं सिर्फ आपको लोकल लोगों को जो प्रॉब्लम्स है ना वो बता रहा हूँ। अब आ जाएं कि भाई आप इंटरनेशनल जो बाहर के सरमायाकार हैं, अब आप बताएं कि कितने बाहर की ऐसी कंपनियाँ हैं जो अब पाकिस्तान में मौजूद हैं और अपना काम चला रही हैं। तकरीबन जो है ना, मैं आपको कहूँगा कि वो कंपनियां जो है ना वापस चली गई हैं, कुछ जो है ना वो वापस जाने का सोच रही हैं, ठीक है ना। उस कंडीशन में आप ये बोलें कि भाई मैं नए सरमायाकार को बाहर से किसी फॉरेन जॉइंट वेंचर को लेके आऊँ, कैसे लेके आ सकते हैं? वो तो ये कहेंगे कि यार जो थे वो जा रहे हैं और जो हैं मौजूद हैं वो भी जाने का सोच रहे हैं, तो मैं क्या वापस वहाँ पाकिस्तान में जाके क्या करूँगा? ठीक है ना। मगर इसके बावजूद भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। 22 करोड़ की आबादी हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हर चीज़ है।
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे मुल्क में नहीं है। हर मौसम हमारे मुल्क में है, रॉ मटेरियल हमारे मुल्क में है। हम इंडस्ट्री चलाना चाहें तो हमारे मुल्क में खपत हो सकती है। बंदे नहीं है लेकिन हम मतलब देखिए ना, बंदे तो हैं, काम करने वाले भी हैं। विजनरी नहीं, विजनरी नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी। मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंसी चाहिए पॉलिसी में। एक पॉलिसी दो 10 साल के लिए, छोड़ दो उनको। मैं अभी गया था ओमान के कौंसल जनरल के पास, बोलता है यार आप ये एक चीज़ पाकिस्तान में नहीं बना रहे, एक चीज़ का उसने नाम लिया, आप मैं नहीं बना रहे। बोलते यार आपका मुल्क क्या है यार, आप क्यों नहीं बना रहे? वो एक छोटा सा मुल्क, पिद्दी जैसा मुल्क है, हमारे मुल्क के सामने तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। आधा साल तो वो गर्मी में तपते रहते हैं और वो हमें कहते हैं कि यार तुम ये नहीं करते हो। तो बात दरअसल ये है कि यार एक छोटा सा मुल्क, दुबई की आपने मिसाल दी, दुबई कहाँ से कहाँ पहुँच गया, एक वो हब बन गया है। कतर को देखें सर, फुटबॉल वर्ल्ड कप करा रहा है, फुटबॉल। तो भाई बात दरअसल सेंटर स्टेज आ गया वो। हम जब तक इस मुल्क में हम तरक्की नहीं कर सकते, जब तक आप कारोबारी लोगों को इंसेंटिव नहीं देंगे, कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे हमारी पॉलिसीज़ में, ट्रेड पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे। और देखें ये सारे हमारे पास जो मसले हैं ना, जो कहते हैं कि भाई हमारे पास डॉलर नहीं है, तो डॉलर हमारे पास कहाँ से आएगा? बाहर से कोई आने के लिए तैयार नहीं है। डॉलर कहाँ से आएगा? हमारे एक्सपोर्ट के नंबर ही पूरे नहीं होते। डॉलर कहाँ से आएगा? हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि आप वहाँ बाहर एक्सपोर्ट कर सको। तो आप कहाँ से डॉलर लेके आएंगे? बारिश तो नहीं हो रही ना कि भाई बारिश की जगह डॉलर की बारिश हो जाए और ऐसे ही पैसे आ जाएं झोली में, ठीक है ना, और हम जमा कर लें। नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको कारोबारी लोगों को इस तरह से उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा या उनको बिठा के पूछना पड़ेगा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तो आप कारोबारी जब कारोबार करता है या फैक्ट्री लगा लेता है या इंडस्ट्री लगा लेता है, उसकी फ़ौरन टांग खींच लेते हैं। अच्छा, फिर आपके इदारे 110 तो इदारे हैं आपके यहाँ पाकिस्तान में। यहाँ आप जो भी कारोबारी आता है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर आता है, वो तो पहले तो उसके जूते गिर जाते हैं कि ठीक है ना, कि वो परमिशन लेके, एनओसी लेके, ये लेके, वो लेके, वो सारे उनके जूते गिर जाते हैं। जब तक वो सारे जूते गिरते हैं, 1 साल के बाद पता चलता है वो पॉलिसी चेंज होगी। तो ये आप देखें, इस तरह से तो नहीं चल सकता। अच्छा, लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। ये जो बात आपने की, अब आपको पता है ऑटोमोबाइल के ऊपर भी इसी तरह की बात हो। ऑटोमोबाइल वाले आ तो गए, उनको मुख्तलिफ आपको पता होगा इंसेंटिवाइज किया उनके प्रोसेस, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। लेकिन अब इशू ये है कि नाउ दे आर थिंकिंग कॉस्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग इन पाकिस्तान versus doing the same in their own country and the cost that they can recover from here। अब इसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग रीथिंक कर रहे हैं, इसके बावजूद कि देयर रिकॉर्ड यूनिट्स, मुझे लोग बता रहे हैं कि रिकॉर्ड यूनिट्स हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पास्ट, लेकिन ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो ये बड़ी अहम बात है। असल में मसला परवेज़ मदरास वाला साहब यहाँ पर यह भी है कि अब हुकूमत तक ये बात किस तरह से पहुँचे कि पॉलिसीज़ किस नोयत की होनी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर असल में डोमिनेट पॉलिसी मेकिंग को वो लोग कर लेते हैं जो ज़्यादा वेल कनेक्टेड होते हैं या जिनका साइज़ ऑफ बिज़नेस इतना ह्यूमंगस होता है कि फिर वो माइक्रो प्रॉब्लम्स को देखते ही नहीं, वो अपने मैक्रो प्रॉब्लम्स को। और वो इन्वेस्टर्स भी स्केल के अंदर होते हैं कि वो एक टेलीफोन कॉल के ऊपर अपना काम करवा लेते हैं, भले वो यहीं से आए या बाहर से आ जाए। आई बी वेरी फ्रैंक विद यू। तो बाकी इंडस्ट्री भी तो लगी हुई है, उसका क्या बनेगा और इसके लिए क्या काम होना चाहिए? क्योंकि आई एम श्योर वट एवर दे आर डूइंग ऑल्सो इज़ गुड फॉर द कंट्री। ऐसे नहीं है किसी को कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल, इनके लिए भी पॉलिसीज डिवाइस होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखें अली भाई, दुनिया में जो है ना, जो कंपनीज होती हैं ना, वो छोटी होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री से फिर मिडिल साइज कंपनीज बनती हैं, फिर इसके बाद वो बड़ी कंपनी बनती हैं। हमारे पास जो है ना, अब क्या हो गया है कि हमारे पास जो है ना लार्ज साइज कंपनी जो है ना, वो तो है ही हैं। अब हमारे पास ये कोई ऐसा सिलसिला डेवलप ही नहीं हुआ है और इतने सालों में हमें ये नज़र नहीं आया कि भाई कोई छोटी कंपनी है ना वो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। क्योंकि हमारे पास वही बात आ गई कि पॉलिसीज़ जो है ना वो इतनी फ्रिक्वेंट चेंज होती है ना कि वो छोटा कारोबारी होता है ना, वो जब उस तरह से पॉलिसी चेंज होती है ना, वो बेचारा लॉस में चला जाता है और उसको फैक्ट्री बंद करनी पड़ती है और उसका साइज़ फिर है ना छोटे से छोटा हो जाता है और वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। दुनिया में क्या होती है कि वो छोटे कारोबारी को वो इतनी इंसेंटिव देते हैं ताकि वो बड़ा कारोबार बने और बड़ा कारोबार बन के और वो भी इसी तरह से ग्लोबल वर्ल्ड में जाके ना कम्पीट करे। तो हमारे पास ऐसे कोई ब्रांड नहीं है कि जो ग्लोबल वर्ल्ड में जाके कम्पीट करें। हमारे पास जो है ना देखें, वो और वही आपको पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी वही देगा, आपका जो लोगों को नौकरियां भी वही देंगे।
छोटे साइज के जब बड़े बनेंगे और उनका तजुर्बा, उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, वो अपने खुद काम करने वाले होते हैं। जब वो बड़ी कंपनी बनाते हैं या जड़ा उनका साइज बड़ा होता है ना, तो उनकी जो नॉलेज होती है ना बिजनेस की, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हैंड्स ऑन होते हैं। बिल्कुल। और हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म के जो बिजनेसेस होते हैं ना, उनको आगे प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, हम क्या करते हैं कि उनके लिए ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, और इतने सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे पास, गवर्नमेंट के जो है ना ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ जाके वो बैठ जाते हैं, लेबर लॉज होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, उनको इतना फंसाया होता है कि वो आगे बढ़ते नहीं हैं। अच्छा, फिर उसके लिए आजकल ज़मीन महंगी, आजकल हर चीज़ महंगी, तो ना तो गवर्नमेंट उन लोगों को ये इंसेंटिव दे, उनके लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए, उनको सस्ती ज़मीनें दें। देखें, काम करने के लिए अब क्या है कि महंगाई बहुत होगी। आप जब तक सस्ती ज़मीन नहीं देंगे, कौन इंडस्ट्री लगाएगा? पहले तो आप इंडस्ट्री फिर उनको सॉफ्ट लोन देना चाहिए। यहाँ आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, इस इंटरेस्ट रेट में कोई नहीं लगाएगा। कैसे लगा सकता है? आप या तो पैसा कमा लें, आप ये याद रखें कि इंटरेस्ट रेट माइट गो अप फर्दर, आप खुद सोच लें। वो तो अभी भी हो गया ना, अभी 4 दिन पहले भी है ना, 100 बेसिस पॉइंट और बढ़ गए। तो अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना बढ़ाने के लिए, पहले बीच में थोड़ा सा आपको पता है कब से अब कॉन्फिडेंस आ गया, समझ जाए आप। देखें, अब बात ऐसी है कि अब कोई बोलने वाला है नहीं, अब जो करें वो उनकी है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ तो ये मसला हो गया ना, किसी को फिक्र नहीं है। जिसने पहले से जो लोन लिए हुए हैं, जिन्होंने, देखे जो इंडस्ट्री है, हम भी कारोबारी हैं, अगर हमने कोई चीज़ ली हुई है, बैंक से ली हुई है, अब जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अब हम सोच रहे हैं कि यार अब हम क्या करें, उसको पे कैसे करें, या इस इंटरेस्ट रेट में हम किस तरह से हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस डज एन इंटरेस्ट पेमेंट मेक टू अ बिजनेसेस प्रॉफिटेबिलिटी? ये बड़ा क्लियरली बताएं, क्योंकि हमारे नाजरीन को भी वाकफियत नहीं है, एंड टू बी वेरी ट्रू, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता, हम बोल देते हैं हाँ जी बिल्कुल सही किया, बढ़ा दिया। देखें, बिज़नेस के अंदर जो है ना, आप जब बिज़नेस ऑपरेट करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट पॉकेट्स होते हैं, ठीक है ना। एक आपकी एडमिन कॉस्ट होती है, एक आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, जिसमें सेलिंग ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, एक होती है फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। तो अगर आपकी वैसे ही महंगाई हो गई है तो वो दोनों कॉस्ट ऊपर वैसे ही बढ़ रही, क्योंकि आपके जो स्टाफ है वो बोलते हैं कि भाई इस महंगाई में हम इस तनख्वाह पे कैसे काम करें, तो आपको उनका भी ख्याल करना पड़ता है, वो कॉस्ट बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन आपको पता है कहाँ जा रहा है, और ठीक है ना। अच्छा, ऑपरेशनल कॉस्ट में जो किराए हैं वो बढ़ गए हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, आपकी बिजली बढ़ गई है, तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट में वो भी बढ़ गया है, ठीक है ना, तो वो भी बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई। इसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक और चांटा लगता है ना, वो भी लगा दी, फाइनेंशियल कॉस्ट है ना, वो भी थप्पड़ मार दी कि जाओ ये भी तुम बर्दाश्त करो, ठीक है ना। वो तो हमने बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के तहत, ठीक है ना। अच्छा, मसला गवर्नमेंट का है सारा। मैं तो ये कहता हूँ आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे कि जो इस किस्म की नाकाम पॉलिसीज़ बनाता है, जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क जिसने किया है, जिसने भी किया है, भाई उसको तो आप पकड़ो पहले। हम तो रोड पे जाते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते तो पुलिस वाला पकड़ लेता है हमको। तो ये जो जिसने गवर्नमेंट और मुल्क का जो सत्यानाश किया है, उन लोगों को तो आइडेंटिफाई करके पहले पकड़ो, सामने तो लाओ कि उसने उस मुल्क का ये बेड़ा गर्क किसने किया है, ठीक है ना। कि सारा जो है ना मलबा जो है ना आम कारोबारी और आम शहरी के ऊपर डाल देते हो कि भाई यार ये आम शहरी के ऊपर डाल दो, बिजली का भी डाल दो, गैस भी डाल दो इनको, और इनको गैस भी नहीं दो, बिजली भी नहीं दो, पानी भी नहीं दो, ये सिर्फ ऐसे ही अल्लाह के हवाले कर दो और वो जी लेंगे। यार ऐसा कोई थोड़ी होता है। मुल्क में रह रहे हैं, एक मुल्क है, 22 करोड़ आवाम है, और आप उसके अंदर, और हम कहते हैं कि भाई हम जो है न्यूक्लियर पावर हैं। तो यार इस तरह से तो नहीं होता है, इस तरह से कारोबार भी नहीं चलता है, मुल्क भी नहीं चलता है। आपको लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। इस तरीके से इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी करते जाओ, फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दो, और फिर बोलो कि यार काम भी करो और गवर्नमेंट को टैक्स भी दो। कहाँ से कारोबार चलेगा? अच्छा, एक क्लैरिटी आप मुझे दें। आर बिजनेसेस इन पाकिस्तान बोथ मीडियम एंड लार्ज साइज मेकिंग एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट्स के उनके ऊपर जो एक्सपेंस बेस्ड या इन्फ्लेशन बेस्ड जो इम्पैक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे? मैं ये एक स्टेटमेंट होती है जनरली, वो स्टेटमेंट ये होती है कि बिजनेसेस इन पाकिस्तान अर्न अ लॉट ऑफ मनी सो दे कैन बेयर द ब्रंट ऑफ टैक्सेस एंड दे कैन बेयर द ब्रंट ऑफ एक्सपेंसेस। इज इट सो कि कंपनीज आर अर्निंग सो मच? आप हमेशा आरओआई पे बात करते हैं, हाउ मच आर वी अर्निंग, इज इट सो हाई? नहीं, देखें हर बिजनेस का एक अपना तरीकाकार होता है। देखें बिजनेस क्या होता है कि वॉल्यूम के ऊपर काम करता है, ये भी है, ठीक है ना। अगर आपके वॉल्यूम बड़े होते हैं ना
तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में है ना, वो आपको उसका एडवांटेज वहाँ मिलता है। यहाँ अब लोगों की जो पॉकेट है ना, उसके ऊपर जो है ना वो छोटे हो गए हैं, ठीक है ना। दूसरे जो कहते हैं ना कि डेली का खाना पीना इतना महंगा हो गया है कि वो अब दूसरी चीज़ों पे कहाँ जाएंगे। अब तो ये है कि वो तो अमीरों को भी इम्पैक्ट कर रहा है, वो तो अमीरों का किचन तक इम्पैक्ट हो रहा है। बिजली का बिल दें, दूध दें, दही लें, ये सारी चीज़ों का आप देखें ना तो पहले आई टॉक टू रिच पीपल नाउ एंड दे टेल मी कि देखो वी आर रिच बट आवर एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, मतलब इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं कि वी हैड नॉट एक्चुअली डिस्काउंटेड फॉर इट। ये बात सही है। मेनी रिच पीपल टेल मी दैट लुक वी आर रिच बट you know we had never imagined, we have employed so many people and we have obviously we have kitchen expenses, home expenses, बिजली के बिल, खाना पीना, entertainment which is compulsion। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारी लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट आ गया। क्या इस तरह है कि इवन द रिच आर इम्पैक्टेड? बिल्कुल। देखें, आप कहते हैं गाड़ियों की सेल कम हो गई है, ठीक है, क्यों कम हो गई है? अगर वही रिच होते हैं तो गाड़ियां तो वही बिकती और फ्यूल एक्सपेंस भी बढ़ गए हैं, फ्यूल एक्सपेंस बढ़े हैं ना, रिच के लिए भी बढ़े, पुअर के लिए भी बढ़े। तो यार ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो बंदे आपके पास नहीं, वो कहते हैं ना रिच को इम्पैक्ट नहीं करता। आपने देखा होगा, एक आप ही के बिरादरी के एक साहब हैं आजकल, पहले बहुत आम मुद्दे के ऊपर फायज से आप यूनिवर्सिटियों में जा के बता रहे हैं कि ओनली 1% ऑफ दिस कंट्री इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड। आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं किन साहब की बात कर रहा हूँ। तो आप ही के बिरादरी के बंदे हैं, वो आप कह रहे हैं कि यू नो ही स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग कि ये 1% हैं और ये लोग वो हैं जो इलीट हैं, जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन वो लोग भी तो इस मुल्क के शहरी हैं, वो 1% भी तो इस मुल्क के शहरी हैं। देखिए 1% की आप वाकई में ऐसा है। देखें ना, 1% को आप देख के कि 1% को 1% जो आबादी है ना, ये इलीट है, उसको आप स्क्वीज करने के लिए क्या पूरी कौम को जो आप लाइन पे लगा देंगे? देखिए 1% जो है ना, उनके लिए तो कोई मनी इज नो ऑब्जेक्ट, उनके लिए तो कोई पैसे की फिक्र ही नहीं है। बड़ी अहम बात की आपने। वो तो भाई वो तो आज भी जो है ना वो बिजनेस क्लास में जाके बाहर ट्रैवल करते हैं, वो तो आज तस्वीर भी लगाते हैं। आज तो जो है ना आजकल जितनी महंगाई आ गई है, फ्लाइटें जितनी महंगी हो गई, वो आज भी ट्रैवल करते, उनके लिए कोई मसला नहीं है। बात दरअसल ये कि क्या आप उनको देख के दूसरे लोगों को, जो 99% लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनका आप गला घोट देंगे क्या? उनके लिए आप ऑक्सीजन बंद कर देंगे क्या? बात। और दूसरी बात देखें आपकी एक इंडस्ट्री चल रही है ना, उस इंडस्ट्री में आपके जो है ना वर्कर्स होते हैं, आप अगर आपकी इंडस्ट्री अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो वो अपने वर्कर्स को अपने विड्रॉ करेगा, वो अपने वर्कर्स की अपने तनख्वाहें रोकेगा या उनको फायर करेगा। आप देखें यहाँ अगर आज हमारा एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है, अगर वो खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो टेक्सटाइल जो फैक्ट्रीज़ वाले होंगे जिनके पास 5-10 हज़ार लोग होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि उनको जेब से तनख्वाहें देते रहेंगे? क्या करेंगे? वो उनको निकालेंगे ना। जब वो उनको निकालेंगे तो वो क्या होगा? वो उसका प्रॉब्लम किसके पास आएगा? गवर्नमेंट के पास आएगा। यहाँ हमारे पास ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं, फलाई मुल्क तो है नहीं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे दें या उनका सारा ख्याल कर लें, ठीक है ना? हाँ, ख्याल कर लें। सोशल वेलफेयर का सिस्टम सीधी बात है। हाँ हाँ, दुनिया में जाते हैं तो वहाँ सोशल वेलफेयर का सिस्टम होता है कि चलो आज एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट देगी, यहाँ तो गवर्नमेंट कुछ देगी नहीं, बल्कि जो है वो भी ले लेगी। भाई जब पेंडेमिक आया तो अमेरिका में हैंड आउट दिया उन्होंने अपने सिटीजन को, दिया, लोग घर बैठे लोगों को पैसे दिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया, ठीक है ना। मगर यहाँ तो हमारे पास वो सिस्टम नहीं है ना। तो अगर आप उन लोगों को देख के या ये सोच लें कि भाई यार ये लोग इतने कमा रहे हैं, ये लोग इतने कमा रहे हैं, ओ भाई छोड़ो कितने कमा रहे हैं, आप अपनी जो पाई है ना बिजनेस की वो बढ़ाओ। आप जो मिडिल साइज कंपनीज है ना उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, कॉटेज इंडस्ट्री वालों को मिडिल में लेके आओ, मिडिल वालों को आगे लेके आओ, आप अपना बिजनेस का साइज बढ़ाओ। क्या हमारे पास एक्सपोर्ट है 25 बिलियन डॉलर? मजे की बात बताऊं, इंटरनेशनल आपके जो ट्रेड पार्टनर्स हैं ना वो नोटू देने के लिए तैयार हैं आपको। अगर आप ये काम करने के लिए तैयार हो ना कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आप प्रमोट करें, यकीन करें आपके जो इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर्स आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। प्रोजेक्ट्स हैं उनके बहुत सारे, दे आर विलिंग। और आप तो जानते भी इंटरेक्शन में रहते हैं, वो तो चाहते हैं कि भाई एम्पावर करें। और उनके मुल्क के अंदर बड़ा एक वो थीम भी चलती है पॉवर्टी एरेडिकेशन के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, बच्चों को एजुकेशन के जरिए एम्पावर करने के लिए, सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीज़ वो आपको देंगे अगर आपके पास चीज़ हो तो। देखें, इस पे किसी ने सोचा पाकिस्तान में? देखें बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जो है ना दुनिया के पास जो है ना देयर आर वेल्दी नेशंस है ना, और बैंकें हैं दुनिया में, ऐसे हैं इदारे हैं बाकायदा। मगर बात दरअसल कि हमारे पास जो बिजनेस जो सिस्टम बना हुआ है ना यहाँ, ठीक है ना, कि आप ज़मीन लेते हैं ना तो ज़मीन की जो कॉस्ट होती है ना वो 60-40 की कॉस्ट में आप लेते हैं। बाहर वाला इन्वेस्टर आएगा वो 60-40 में कभी ज़मीन लेगा ही नहीं, ठीक है ना।
और दूसरे जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है ना, वो उन लोगों को जो है ना वो शाये कर देती है, वो फिर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कोई भी अपना पैसा क्यों लगाएगा जब उसके पैसे की सिक्योरिटी नहीं होगी। सबसे पहले तो आप उसको अपने, अच्छा हम भी इन्वेस्टर हैं ना, लोकल इन्वेस्टर, हमारे पास अगर सिक्योरिटी नहीं होगी हम भी पैसे नहीं लगाएंगे। बात अहम है। अब देखें, बात यही है, परवेज मद्रासवाला साहब से भी बात कर रहे थे कि आप पहले हालात तो ऐसे पैदा करें कि लोग यहाँ खींचे चले आए। या तो अगर आप मरात नहीं दे सकते तो आप फिर पॉलिसी को इस तरह की बना लो जो दुनिया से बिल्कुल फ़र्क हो। और फिर जैसे इन्होंने बताया कि उसमें अखराजात जो होते हैं वो हमेशा कंपैरिजन में देखे जाते हैं। तो परवेज मद्रासवाला साहब, खित्ते में ही अगर देख लिया जाए ओनली इन आवर रीजन, तो यू विल नोटिस दैट वी हैव मेनी कंपेटिटर्स। I won't say that those direct competitors come from our neighbors, but definitely in our region of Southeast Asia, we are competing against other countries where the cost of doing business may be marginally, nominally, or visibly lower than ours. Is it true that cost of doing business in some other countries in our region is perhaps cheaper in the same sectors where we operate? ऐसा है? देखें अली भाई, आप इधर उधर ना जाएं। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि हमें जो है ना, हमारे जो पॉलिसी मेकर है ना, दे डोंट हैव टू री इन्वेंट द होल व्हील। ठीक है ना। आप हमारे आसपास के जो खित्ते में जो कंट्रीज है ना, उन्होंने कैसे तरक्की की है ना, उसी को देख लें। उनकी पॉलिसी को देख लो, उन्होंने क्या इंसेंटिव दिया, उन्होंने क्या किया, जो अच्छे काम किया वहाँ उनसे भाई वियतनामीज रॉकेट साइंटिस्ट तो नहीं है ना। कंबोडियंस आर नॉट रॉकेट साइंटिस्ट, दे सफर्ड मोर देन मतलब एनी अदर कंट्री इन दिस रीजन। उनकी सफरिंग हमसे ज्यादा रही है। तो आप उनको देख लें कि उन्होंने क्या दिया है। कितनी सिंपल लोग हैं, मगर आप उनकी इंडस्ट्री देखें, आप बांग्लादेश देखें, हमसे ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट है और हमसे ज़्यादा उसका पैसा स्ट्रांग है। लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस लोअर है वहाँ पे। भाई ऑफ कोर्स लोअर है। वहाँ का बिजली जो है ना वो उनकी कम है, हमारी बिजली यहाँ महंगी है। तो बात इसलिए है कि यार हर मुल्क ने अपने कारोबारी लोगों को इंसेंटिवाइज किया है, उनको इंसेंटिव दिए, तब तो उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। और जब उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई, उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली है, उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, डॉलर भी वो लोग दुनिया से ले रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट आपको दुनिया के हर सुपरमार्केट में चीज़ें मिलेंगी। मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया में आपको बांग्लादेश की मछली मिलेगी, पाकिस्तान की मछली नहीं मिल रही। भाई क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना हमारी पॉलिसी में। अच्छा, दुनिया का फ्रूट आपको दुनिया में मिल रहा है, पाकिस्तान का फ्रूट आपको कहीं जगह पे मिल रहा है। हालांकि दुनिया का बेस्ट फ्रूट पाकिस्तान से लोग कहते हैं। इतना जो हमारे मुल्क का जो फ्रूट है, जितना टेस्ट हमारे मुल्क में है, तो ऐसा आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। बर्तानिया में जाते हैं पाकिस्तानी तो जाके स्ट्रॉबेरी जाके पिक करते हैं फार्म में। मैं बता रहा हूँ आपको बात। तो हमारा आपने बताया कि तकरीबन 22 करोड़, अभी मौजूदा 25, मुस्तकबिल में कहते हैं 25 करोड़ हो जाएगी पाकिस्तान की आबादी, और 7,94,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा हमारा एरिया। हम जाके स्ट्रॉबेरी वहाँ पे पिक करते हैं। सही है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, दिल मानता है। मतलब दिस इज अ कंफ्यूजन। नहीं, देखें स्ट्रॉबेरी और बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो एक मिसाल दी है आपको। हमारे मुल्क में, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे मुल्क में जो अल्लाह मियां ने हमें जो मुल्क में दी है ना कुदरती नेमतें, वो दुनिया में आपको बहुत से कम मुल्कों में मिलेंगी। आप देखें, आप जाएं दुबई में, या इसकी बात कर रहे थे आप, तो वहाँ तो क्या था, अपने डेजर्ट था ना, ठीक है ना। अब वहाँ उन्होंने जो है ना ग्रीन कर दिया है उनके मुल्कों को, बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। और अब दुनिया वहाँ जाती है। वहाँ आज कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ सारी दुनिया को उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। तो बात इसलिए कि उन्होंने वो चीज़ें बना के दी हैं, उन्होंने वो इंसेंटिव दिया है, उन्होंने अपने कारोबारी लोगों को इंसेंटिव दिया होगा। जब भी तो लोगों ने वहाँ, हर चीज़ तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, मगर उन्होंने कुछ ना कुछ तो कारोबारी लोगों को पुश किया होगा ना, कभी तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम भी पैसा लगाओ, हम भी लगाते हैं, या हम आपको फैसिलिटी देते हैं। देखें, फैसिलिटी देना जो है ना बहुत ज़्यादा, हम गवर्नमेंट से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट से कोई ऐसी चीज़ है, हम गवर्नमेंट से ये मांग रहे हैं कि स्टेबल पॉलिसी दे दो। कोई भीख देने की ज़रूरत नहीं है। कारोबारी लोगों को सिर्फ जो है ना ये दे दो। हाँ, पॉलिसी मेकर्स जो है हमारे, लॉ मेकर्स, दे नॉट, आई एम नॉट सेइंग दे आर अनएजुकेटेड, द इशू इज़ इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। मैं आपसे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करता हूँ। बात आप समझते हैं पार्लियामान की मेजॉरिटी जो है, दे आर फ्रॉम द एग्रेरियन बेस। अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर इज़ नाउ श्रिंकिंग, और आपको उनकी जीडीपी की कॉन्ट्रीब्यूशन पता है वक्त के साथ साथ कम हो गई। नाउ नॉट, I don't believe that 2/3 of this country now is in agrarian base. I think 50-50 urban rural हो गया है, लोग कहते हैं।
सो एक चीज़ तो वो है कि परहैप्स दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन इंडस्ट्रियल, लेकिन सीटें उनके पास ज़्यादा हैं, ये तो आप मानते हैं ना। पॉलिसी मेकर्स कभी कभार अवेयर ही नहीं है, उनको बताना ज़रूरी है कि क्या पॉलिसी बनानी चाहिए। आपके ख्याल से क्या बताने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए सो दैट पीपल अप्रोच? आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू सर, प्रॉब्लम ये है कि एरियाज़ की रिप्रेजेंटेशन कम है जहाँ पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई हैं, ज़्यादा उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन है जो एग्रेरियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं, आप बिल्कुल सही। देखें, हमारे पास जो टैलेंट है या हमारे पास जो लोग हैं या हमारे पास जो पॉलिसी मेकर हैं, वो बहुत, उनके पास विजन तो है। बात दरअसल यही आ जाती है कि अब आप एग्री बेस की बात कर रहे हैं ना, तो एग्रीकल्चर का तो ये है कि हमने वहाँ हाउसिंग कॉलोनीज़ बना दी हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर ज़मीन से तो कुछ नहीं बोलता है, एक आप एकड़ में जो है ना आप 4 मकान बना सकते हैं 10-10 महल्ले के, और वो करोड़ों के बिक जाते हैं, एक साथ आप पैसा कमा लेते हैं। तो आपको इतने सालों इंतजार करने की क्या ज़रूरत है कि भाई खेती करें और उसमें पैसा आए। आप एक दफ़ा सेंसिबल नहीं है ना वो चीज़, सेंसिबल नहीं तो है वो अगर हमारी इनकम कम होगी तो वो ज़मीनें कौन लेगा, वो घर कौन लेगा, वो महल्लात कौन लेगा? देखें, हर बंदा जो है ना, बाहर से इन्वेस्टर भी बात करें, तो मैं चाह रहा हूँ तो कि देखें ऐसा एक थिंक टैंक होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे ग्रुप होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट को जो है ना सिफारिशात दे, इस किस्म की एक्सप्लेनेशन दे। ठीक है, छोटे स्केल से देखें, बड़े लोग तो जो है ना अपनी अपनी बड़ी जो है अपने चीज़ें जो डिमांड करते हैं कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमारी जो बड़ी इंडस्ट्री के बड़े प्रॉब्लम होते हैं, छोटी इंडस्ट्री के छोटे प्रॉब्लम होते हैं। मगर बड़ी इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम के साथ साथ जो छोटी इंडस्ट्री के जो वेरियस प्रॉब्लम होते हैं ना, उनको हल करना बहुत जरूरी है। फोकस करें पॉलिसी मेकर्स पर, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम है। आपको पता होगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेशनल असेंबली वगैरह में जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा अपना साइकिल ऑफ सिस्टम का जो साइकिल है उसमें बंदा आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग लेट्स से द ट्रेड पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो अब वहाँ पर यू डोंट गो टू द पार्लियामेंट, यू परहैप्स एड्रेस द पर्सन हु इज डायरेक्टली लुकिंग आफ्टर ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर वो उसका ऑपरेटस जो है या उसका जो पैराफिनेलिया है उसको ही बंदा एड्रेस करे, उन्हीं को जाकर एक्सप्लेन करे। प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर कभी कभार इररिलेवेंट बंदे के पास चीज़ चली जाती है, वो कर कुछ नहीं सकता, या फिर प्राइमरी डिसीजन मेकर यानी प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो डिसीजन ले इस मामले में, बट देन अगेन वो माइक्रो मैनेज नहीं कर पाता ना उस टाइम पर। तो वो कहता है परवेज साहब नो इशू, आई विल डू दिस, बट आफ्टरवर्ड्स he alone cannot do it। मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, आप मुझे एक्सप्लेन करें। देखिए, एक होता है, एक होती है पॉलिटिक्स और एक होता है जो पॉलिटिक्स से जो एक बंदा नॉमिनी जो है ना प्राइम मिनिस्टर बन के आता है। मगर जो सिस्टम में जो होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, वो चलती रहनी चाहिए। देखें, एक जो फैक्ट्री का एक मालिक होता है ना, वो तो अपना मालिक होता है जो सबको मुंह देता है और जाके और सब लोगों से मिलता है और लोगों को बोलता है अस्सलाम वालेकुम ये वो। मगर जो अंदर जो फैक्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो दूसरे वर्कर्स होते हैं ना, वो उतने काबिल होने चाहिए या उनके पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए या उनके पास इतना स्किल होना चाहिए कि वो चीज़ों को डिलीवर कर सकें। हर चीज़ में अगर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाए, हर चीज़ में अगर फाइनेंस मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाए, तो फाइनेंस मिनिस्टर अगर 22 करोड़ अवाम है वो कितने लोगों से मिलेगा, या अगर कॉटेज इंडस्ट्री वाले हैं या मिडिल साइज इंडस्ट्री वाले हैं वो कितने लोगों से मिलेगा, कितने लोगों की सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो बात दरअसल ये कि यहाँ जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ जो मिनिस्ट्री के जो लोग हैं उनको इतने एम्पावर होने चाहिए कि वो लोगों की बातों को सुने और वो उनको डिलीवर करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ समरीज मूव होती हैं, पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है ना। बात दरअसल ये कि यहाँ हम लोग हर वक्त जो है ना वो कहते हैं ना कि वो कैट रेस में भागे होते हैं कि यार आज हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई, चलो ये कर लो तो हमारे पास डॉलर आ जाएंगे, ये कर लो तो हमारे पास दूसरे इतने टैक्स लगा दो तो हमारे पास और पैसे आ जाएंगे, ये आज IMF की बात मान लो तो हमारे पास ये हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। और उस चक्कर के अंदर जो है ना हमारे क्या करते हैं कि जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्री होती हैं, जो मीडियम साइज इंडस्ट्री होती है ना, हम उनको कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, हम उनको बिल्कुल डब्बा गोल कर देते हैं और वो फिर आगे बढ़ने के बजाय ना वो पीछे चले जाते हैं। और फिर हम ये रोक रहते हैं कि यार अब हमारे पास जो है ना ये रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा है, टैक्स क्यों नहीं आ रहा है, पैसे क्यों नहीं जमा रहे हैं। जब वो पैसे जमा नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे, चलो ऐसा करो कि बिजली के बिलों के अंदर टैक्स जमा कर लो या पेट्रोल की प्राइस बढ़ा लो तो वहाँ से टैक्स जमा हो जाएगा, हम हमारा पूरा ख़जाना भर लेते हैं। मगर हमने उन सारी इंडस्ट्री को ही नहीं देखा।
देखें जो बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, वो अगर चंद होती हैं, अगर फर्ज करो पाकिस्तान में 50 बड़ी इंडस्ट्री हैं जो हाई लेवल की इंडस्ट्री होती हैं, वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही होती हैं, और कॉटेज इंडस्ट्री और मिडिल साइज़ की जो इंडस्ट्री होती है वो कितने लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं। आप ये देखो ना कि उसका वॉल्यूम कितना है, ये तो बड़ी हम अहम, कितना एड्रेस कर सकते हैं। ये बड़ी अहम बात है जो आप कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, आप प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए, हमारे साथ आपने गुफ्तगू की। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।